साथियों, सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लर्न क्लासेस पे। देखिए, आपको आधुनिक भारतीय इतिहास हमने आपको पढ़ाया था, उसमें आपको जो है कई सारी चीज़ें हमने आपको फिनिश कराई हैं, अच्छे से समझाया है। एमसीक्यू भी आपको कराए जा रहे हैं। चैनल पे इस टाइम बिल्कुल बने रहिए, एक एक वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक तरीके से देखिएगा। यूपीपीसीएस, यूपीएससी, आरओ हाई कोर्ट का एग्ज़ाम है, इन सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और सीयूईटी वालों के लिए भी आपको बता दें, ये देखिए, ये जो CUET है, इनके नोट्स प्रोवाइड आपको मिल जाएंगे आपकी बुक शॉप स्टॉल पे। और फ्री PDF के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और जो दिया गया है उस पर आपको है, हम आपको बैनर प्रोवाइड करा देंगे, उस पर आपको उस नंबर पे संपर्क करना है। तो टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर सभी पे अवेलेबल है ये। तो आइए देखते हैं, हम आपको उदारवाद पूरा बता चुके थे, कांग्रेस के प्रथम चरण का, कांग्रेस का पूरा हिस्सा हो चुका था। और प्रथम चरण जो 1885 से 1905 तक चला, वो हमको पूरा बता चुके थे। तो आइए अब देखते हैं आगे की रणनीति क्या होती है इसमें। देखिए, द्वितीय चरण बेहद इम्पॉर्टेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये बेहद इंपॉर्टेंट है EPFO APFC वालों के लिए भी। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1905 से 1913 तक का ये चरण चलता है। इस चरण को नव राष्ट्रवाद यानी उग्रवाद का उदय काल माना गया। जितने उधर उदारवादी थे उतने इधर उग्रवादी हुए, एक तरीके से कहा जाए तो। इसी समय स्वदेशी आंदोलन, क्रांतिकारी आतंकवाद भी शुरू होता है। कांग्रेस के दो गुटों में बढ़ गई थी, उग्रवादी और अतिवादी नेता थे। बाल गंगाधर तिलक देखिए, अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, तो लाल पाल बाल के नाम से भी इनको जाना जाता है। भारत में उग्रवाद की मसाल जलाने का श्रेय तिलक जी को जाता है। देखिए, तिलक जी बेहद इंपॉर्टेंट थे। अंग्रेज इनसे डरते थे जब ये कुछ अपना भाषण देते थे कि ये ना बोलें, क्योंकि ये इतना उग्र बोलते थे कि अंग्रेज उनके उग्र रूप से ही डरते थे, उग्र वचनों से डरते थे। क्योंकि ये ऐसी, इनके जो लेख होते थे ब्रिटिश साम्राज्य को सीधा टारगेट करते थे, जिससे उनके बारे में लोगों को ही पता चलने लगा था। इन्होंने राष्ट्रीय चेतना को जगाने के लिए उद्देश्य धार्मिक रूढ़िवादिता का सहारा भी लिया। तिलक जी ने 1896 में गणपति महोत्सव, देखिए धर्म से भी थोड़ी बात आई, 1896 में शिवाजी महोत्सव रायगढ़ में शुरुआत कराई। उन्होंने अखाड़े, लाठी क्लब, गो हत्या विरोधी सभाएं भी स्थापित कराई थी। 1896 में संपूर्ण महाराष्ट्र में तिलक द्वारा ना कर देने का आंदोलन भी चलाया गया। इसी दौरान जनता ने उन्हें लोकमान्य भी कह दिया था। तो इन्हें बोला जाता है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। या लोकमान्य किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक जी को। तो इन्हें कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। स्वराज, स्वदेशी और बहिष्कार का नारा सर्वप्रथम तिलक जी ने ही दिया था, इंपॉर्टेंट है। उनके अनुसार था, हमारा राष्ट्र एक वृक्ष की तरह है जिसका मूल तना स्वराज है और स्वदेशी और बहिष्कार आदि इसकी शाखाएं हैं। देखिए, सबसे पहले स्वराज दयानंद सरस्वती जी ने बोला था, लेकिन बाद में अगर कहा जाए इस टाइम जो आएगा तो उसका पूर्ण रूप से जो यूज़ किया था वो तिलक जी ने किया था। अब क्या होता है, लाल पाल बाल, ये तीन स्तंभ बने थे। तिलक जी ने केसरी, बिपिन चंद्र पाल ने न्यू इंडिया क्यों कहा जाता है, और लाला लाजपत ने पंजाबी नामक पत्र के माध्यम से ब्रिटिश सरकार पर करारा प्रहार किया था। तीनों एक तरीके से गुट थे तीनों का। इन नेताओं ने स्वराज प्राप्ति को ही अपना प्रमुख लक्ष्य बनाया था, आपसे पूछा जा सकता है, और उद्देश्य भी बनाया। तिलक ने नारा भी दिया था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है और मैं इसे लेकर रहूँगा। स्वराज इज अवर बर्थ राइट एंड आई हैव सेल इट। ये आपको इंग्लिश में भी कई बार ऐसे कोटेशन मिलता है। अरविंद घोष ने कहा कि राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्रीय जीवन का श्वास है। गरम दल के नेता अहिंसात्मक, प्रतिरोधात्मक, सामूहिक आंदोलन, आत्म बलिदान पर विश्वास करते थे। 1904, 5 और 6 के अपने अधिवेशनों में कांग्रेस ने संवैधानिक सुधारों की आवश्यकता पर जोर दिया और स्वराज के अपने उद्देश्यों की घोषणा भी की। स्वराज का उस समय अर्थ ऐसी शासन व्यवस्था से था जैसे कि स्वशासित उपनिवेशों में थी। उग्रवादी नेताओं ने विदेशी माल के बहिष्कार, स्वदेशी के प्रयुक्त तथा राष्ट्रीय शिक्षा सत्याग्रह के महत्व पर बल दिया। भारतीय मुस्लिम समुदाय सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुआ, क्योंकि उग्रवादी नेता हिंदू अतीत को वापस लाने की वकालत कर रहे थे। तो ज़्यादातर हिंदू नेता भी थे, ये भी एक रीजन था। उग्रपंथी नेता अरविंद घोष ने कहा कि स्वतंत्रता हमारे जीवन का उद्देश्य है और हिंदू धर्म ही हमारे उस उद्देश्य की पूर्ति करेगा। तो जब इतना आप धर्म को एक इंडिकेट कर देंगे तो दूसरा धर्म अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं लिया, और वही हुआ। तो इस वजह से लोग थोड़ा फेल्योर में भी आए थे। अब क्रांतिकारी आतंकवाद का प्रथम चरण जो 1905 से 1915 तक रहा, देखिए क्या रहता है। सितंबर 1871 में
चीफ जस्टिस नॉर्मन की हत्या और फरवरी में अंडमान में वायसराय मेयो की हत्या जो है भारत में आतंकवाद की पहली घटनाएं थीं। अब होता क्या है कि कई सारे युवा जो हैं प्रेरित होकर के आ जाते हैं तिलक जी इन सबसे और कांग्रेस में एंट्री लेते हैं। अब होता क्या है, क्रांतिकारियों को आयरलैंड फ्रांसीसी क्रांति भी हो चुकी थी, इटली का पुनर्जागरण काल भी हो चुका था, अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, सोवियत संघ यूएसएसआर की साम्राज्यवादी क्रांति चल रही थी। तो इन सभी से जो है इन सबको प्रेरणा भी मिलती है। भारत में आतंकवाद ने संगठित रूप से 19वीं सदी और 20वीं सदी के प्रारंभ में इसे धारण कर लिया। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत 1897 में महाराष्ट्र से माना जाता है। यहीं से पहली बार भारत में संगठित आतंकवाद की शुरुआत होती है। भाई देखिए महाराष्ट्र पे जाते हैं। 1918 में पेश की गई विद्रोही समिति की रिपोर्ट में महाराष्ट्र के पुणे जिले के चित्पावन ब्राह्मणों को भारत में आतंकवाद शुरू करने का श्रेय देखिए बोला जाता है। दामोद, अब देखिए ये ब्राह्मणों को यहाँ पे क्यों टारगेट किया, जिससे मुस्लिम इनकी तरफ और ना आए। ये अंग्रेजों की जो फूट डालो और राज करो नीति थी यहाँ पे भी कामयाब हो रही थी। दामोदर और बालकृष्ण चापेकर ने 22 जून 1897 को पुणे के जो है प्लेग कमिश्नर रेंड और एमरहस्ट की जो है हत्या कर देते हैं और भारत में क्रांतिकारी आतंकवादियों की नींव डालते हैं। हत्या के आरोप में 1898 में चापेकर बंधुओं को जो है इनको फांसी भी दी गई। चापेकर बंधुओं द्वारा रैंड और एमहर्स्ट की हत्या भारत में यूरोपियों की पहली राजनीतिक हत्या भी मानी जाती है। अब महाराष्ट्र के क्रांतिकारी संघों में से प्रथम स्थान विनायक दामोदर सावरकर द्वारा नासिक में 1904 में स्थापित अभिनव भारत समाज कहा जाता है, जो सावरकर अभी भी आपके कई सारे न्यूज में चलते हैं। भाजपा और कांग्रेस की लड़ाई सावरकर जी को ही लेकर रहती है। विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1899 में मित्र मेला नामक इस संस्था ही कालांतर में अभिनव भारत का समाज रूप आगे देती है। इसकी शाखाएं महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश में थी। वीडी सावरकर को नासिक षड्यंत्र केस के तहत इनको जो है आजीवन कारावास की सजा मिलती है। महाराष्ट्र के नासिक में 21 दिसंबर 1909 को महाराष्ट्र को नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने जब गोली मार के हत्या कर दी, 1911 में फांसी दी गई थी। अब तिलक ने अपने एक लेख में इस हत्या का तुलना शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या से करी थी। उनके इस लेख के कारण उन पर राजद्रोह का मुकदमा आरोप लगाकर 18 माह की सजा हुई। जैसे कि अभी आपने देखा होगा सरिता छीनी गई है, रद्द करी गई है। जबकि ऐसे कई सारे भाषण और भी लोगों के आते हैं। तो अगर कानून एक के लिए है तो सभी के लिए एक होना चाहिए। चलिए आगे आइए देखते हैं। हालांकि राजनीति में ऐसे शब्दों का प्रयोग होना नहीं चाहिए, लेकिन तब से हो रहा था। देखिए भारतीयों ने ही सबसे पहले अपनाया था, तिलक जी इसमें सबसे आगे थे। तिलक पहले ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पत्रकारिता के कारण सजा हुई थी। 1888 में कोल्हापुर के महाराज के विरुद्ध केसरी में उन्होंने लेख लिखा था, तब इनको सजा हो गई थी। अभिनव भारत की शाखाएं महाराष्ट्र और कर्नाटक इन सब जगहों फैली हुई थी। इस संस्था ने पांडुरंग महादेव वापट को रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा था। अब देखिए बंगाल कैसे पीछे रहेगा, जो कि सबसे समृद्ध इलाका था उस टाइम भारत का। वैसे तो बंगाल में जो क्रांतिकारी घटनाओं का आरंभ बंगाल विभाजन के बाद से ही माना जाता है, लेकिन उससे पहले भी बीच में शुरू हुआ। लेकिन इस घटना के पूर्व भी वहाँ कुछ क्रांतिकारी संगठन अस्तित्व में आ चुके थे। जैसे कि क्या आता है, क्रांतिक अनुशीलन समिति आती है। स्थापना मैदानपुर में ज्ञानेंद्र नाथ बसु, कलकत्ता में जतीन्द्र नाथ बनर्जी और बरेंद्र नाथ घोष यानी अरविंद घोष के भाई के द्वारा की गई थी। कई बार बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया। अनुशीलन समिति की स्थापना कहाँ पे किसने करी? जतीन्द्र नाथ बनर्जी और बरेंद्रनाथ घोष अरविंद घोष के भाई जो थे। प्रारंभ में अनुशीलन समिति का नाम भारतीय अनुशीलन समिति था, जिसे कालांतर में प्रेमनाथ मित्र ने छोटा करके अनुशीलन समिति कर दिया था। इसका मुख्य कार्यालय कलकत्ता में था, लेकिन ढाका में भी इसकी शाखाएं खोली गई और 500 शाखाएं हो गई थी। अब जब बंगाल विभाजन होता है तो क्रांतिकारी समाचार पत्रों का बंगाल में प्रकाशन शुरू हो गया, जिनमें प्रमुख थे ब्रह्म बांधव उपाध्याय द्वारा प्रकाशित संध्या। अरविंद घोष ने वंदे मातरम लिखा था उस टाइम। भूपेन्द्र नाथ दत्त, वीरेंद्र कुमार घोष ने युगांतर लिखी थी, ये पूछा जाता है युगांतर पत्रिका। वीरेंद्रनाथ घोष जो अरविंद घोष के छोटे भाई थे, 1906 में भवानी मंदिर नामक पुस्तक प्रकाशित करी और दूसरी वर्तमान रणनीति भी इनकी पुस्तक का नाम था। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे इस तरीके से बनेंगे। युगांतर के पत्र के नाम से शुरू युगांतर क्रांतिकारी समिति ने सर्वत्र क्रांति का बिगुल बजाते हुए बताया कि क्रांति किस प्रकार से प्रभावी होती है। पूर्वी बंगाल में 1908 में हुई बर्रा डकैती को पुलिन बिहारी दास ने अपना नेतृत्व प्रदान किया था। ये भी आतंकवादी घटना पहली महत्वपूर्ण कही जा सकती है। बिपिन बिहारी ने गांधी द्वारा बंगाल में एक अन्य क्रांतिकारी संस्था आत्मोन्नति समिति की स्थापना करते हैं। बंगाल के क्रांतिकारियों की पहली पीढ़ी में हेमचंद्र कानूनगो आते हैं,
जो कि रूसी सैनिक सैन्य से प्रशिक्षण प्राप्त करके 1908 में भारत आए और बम बनाने की कला जो है कलकत्ता से मरी, कलकत्ता में इन्होंने कारखाना खोल दिया। अब बंगाल प्रेसिडेंसी के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की बिहार के मुजफ्फरपुर नगर में बम फेंक कर हत्या करी गई थी अप्रैल में। किसने करी थी? प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली थी, जो इन्होंने मारा था, और खुदीराम बोस जी को फांसी दे दी गई थी। फिर क्या होता है? स्वतंत्रता संग्राम में सबसे कम आयु 19 वर्ष 8 माह 8 दिन में फांसी पाने वाले खुदीराम बोस पहले व्यक्ति थे, सबसे कम उम्र के फांसी पाने वाले व्यक्ति थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया था? देखिए, इनकी हत्या करी थी, बम फेंका था किस पे? किंग्सफोर्ड पे। इन्हें भारत की स्वतंत्रता के लिए संगठित क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम शहीद भी माना जाता है। किसको? खुदीराम बोस जी को। किंग्सफोर्ड पर फेंके गए बम से मिस्टर कैनेडी की पत्नी और उनकी पुत्री भी मारी गई, जबकि मिस्टर कैनेडी का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति उदार दृष्टिकोण था। अब इससे ब्रिटिश और नाराज हो गए थे, जो इसमें समर्थन भी करते थे। बंगाल के एक और क्रांतिकारी थे जतीन्द्रनाथ मुखर्जी, को बाघा जतिन के नाम से जाना जाता है। 9 दिसंबर 1915 को बालासोर में एनकाउंटर में इनकी मारे जाते हैं। अब बंगाल के एक अन्य महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस, बेहद इंपॉर्टेंट। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी परिवर्तन के समय हार्डिंग पे इन्होंने बम फेंका था कि योजना इन्होंने ही बनाई थी। 22 दिसंबर 1912 को फेंका था। हार्डिंग सेकंड आते हैं, उन्होंने ही कलकत्ता से दिल्ली को राजधानी स्थानांतरित करी थी। फेंके गए बम की इस घटना के तहत गिरफ्तार किए गए लोगों में अवध बिहारी, अमीर चंद्र बोस, लाला मुकुंद बसंत और इसे दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से मुकदमा चलाया गया। बारिंद्र घोष और अरविंद घोष के ऊपर अलीपुर षड्यंत्र केस चला था, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अरविंद घोष को सीआर दास द्वारा उनका मुकदमा लड़े जाने के बाद उचित साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया जाता है। अरविंद घोष कालांतर में आतंकवादी क्रियाकलापों से अलग होकर सन्यासी हो गए। बाद में पांडिचेरी में अपना उन्होंने ऑरोविल में स्थापित किया था आश्रम। अलीपुर संयंत्र केस मामले में सरकारी गवाह बन गए और नरेंद्र गोसाई, कन्हई लाल दत्त और सत्येंद्र बोस ने जेल में खुद को गोली मारकर अपनी हत्या कर ली, जिसके कारण उन्हें फांसी दी गई थी। एक अन्य क्रांतिकारी थे जिनका इतना जो है ब्रह्मा बंदोपाध्याय। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उन्होंने सर्वप्रथम रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? इन्होंने ही बोला था। साथ ही अंग्रेजी मैगजीन सोफिया में लिखे एक लेख में उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर को पहली बार विश्व कवि, वर्ल्ड पोएट से संबोधित किया था, और बाद में रामकृष्ण मठ के स्वामी भी बन जाते हैं। तो आने वाले वीडियो में हम आपको बाहर जो क्रांतियाँ हुई, बिहार में हुई, पंजाब में हुई, जो हुए हैं, कई सारे संगठन आए थे, उसको हम आपको बताएंगे। आने वाले वीडियो में बिल्कुल बने रहिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट। तब तक के लिए आप सभी से धन्यवाद लेते हैं।